अभी नीचे होगा, मैं एंड में ले लेना, ठीक है। केमिकल कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या थ्योरी है? ये थ्योरी कहती है थोड़ा सा अरेनियस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। अरेनियस इक्वेशन डू यू रिमेंबर क्या था? अरेनियस इक्वेशन वाज k is equal to a by r। ये अरेनियस इक्वेशन था। इस इक्वेशन में वो कुछ एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करती है। अच्छा, एक को हम क्या बोलते थे? एक को हम बोलते थे अरेनियस कांस्टेंट। क्या बोलते थे? अरेनियस कांस्टेंट। एक और नाम है इसका, एक और नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक और नाम है इसका, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अच्छा, यहां पर हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जेड ए बाय आर। देखो, ये अरेनियस इक्वेशन थी, ये क्या थी? अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में हमने थोड़ा सा चेंज किया। हमने इसके अंदर कोलिजन थ्योरी में हमने एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस किया। वो क्या है? जेड। वो है जेड, ठीक है। जेड क्या है? जेड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड को क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, तुम्हें याद होगा जब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस शुरू किया था तो हमने बोला था एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से टकराता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेशन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे समझा था कि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी देंगे जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन पाएगा। रिएक्टेंट क्या बन पाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। और हमें पता है कितने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी से? वो है E by RT। E by RT was the fraction of molecule with energy greater than the kinetic energy। याद आया? It is also called the fraction of molecule having energy greater than kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये भी तो अकाउंट में लो कि इनके पास एनर्जी है। हमने ये अकाउंट में लिया था कि इनके पास एनर्जी है। हमने बोला इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए 5 जूल लगते हैं। कितने लगते हैं? तो इसके पास 6 जूल है, इसके पास 6 जूल है, तो इनके पास मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी है? पता नहीं। हाँ, 5 जूल एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? 5 जूल, ठीक है। इनके पास 5 जूल है, इसके पास 6 जूल है, इसके पास 6 जूल है। क्या डू दे हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ या ना? तो इनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए। और ये अगर इधर निकल गया और इधर निकल गया तो एनर्जी तो थी इनके पास पर इन्होंने कोलाइड ही नहीं किया, तो एनर्जी थी पर ये मिले ही नहीं। तो समझ में आ रही है बात? तो एक चीज की और जरूरत है कि हमें देखना है कि उनके पास एनर्जी तो होनी चाहिए, दूसरी बात दे शुड आल्सो कोलाइड। क्या वो कोलाइड करते हैं या नहीं करते, इसके लिए हमने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज जेड। जेड टेल्स अस कि कितना फ्रीक्वेंटली वो कोलाइड करते हैं। समझ आया जेड क्या है? कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अच्छी बात ये है, थ्योरी है, ठीक है। लेट्स गो। सर हाँ बोले। सर आप ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा ना नेट इश्यू हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर, ठीक है। सर जो कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन है उसमें पावर ऑफ माइनस e1 r होना चाहिए rt E बाय RT, ठीक है। अच्छा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख लेते हैं, लिखिए। collisions in which molecule collide with sufficient energy and proper orientation. The collisions in which molecules collide with sufficient energy and proper orientation leads to formation of products. Leads to formation of products. प्रियांश कौन सी क्लास के लिए आए हो? प्रियांश, प्रियांश
व्हाट इज योर नेम प्रियांश? किस नाम? काइनेटिक्स। प्रियांश कौन है? कोई प्रियांश तो है ही नहीं। मुझे बताओ, आई हैव टू रिमूव यू। ऑलराइट, तो हम क्या कहते हैं? If the number of molecules that collide with sufficient energy and proper orientation is which leads to formation of product is known as, क्या लिखा था? Collision in which molecule is known as effective collision. Is known as effective collision. माने collisions जिनमें molecules के पास enough energy हो, sufficient energy हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ये चीज यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये दो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल को इस रेड वाले कैप को ब्लैक वाले कैप से मिलना है, ठीक है। अगर ये ऐसे टकराए तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये ऐसे टकराए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसे टकराए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देयर शुड बी एनर्जी, देयर शुड बी कोलिजन एंड देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ऐसा कोलिजन ही काम करेगा जिनमें ये दोनों आपस में मिलेंगे, और ये मिले ही नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही। इसका एग्जांपल भी है, इसका एग्जांपल है SN2। क्या एग्जांपल है? मुझे पता है तो मुझसे बहुत दूर हो चुका है SN2 SN1, पर तुम्हें याद है OH माइनस अगर Cl की तरफ से आएगा तो क्या वो अटैक कर पाता है या नहीं? उससे पीछे से आना पड़ता है, पीछे से आना पड़ता है। तो व्हाट इज द इफेक्टिव कोलिजन? Cl OH की साइड से आएगा, पीछे से आएगा। तो अगर, और क्योंकि हमें इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि हमेशा इन्वर्जन मिलती थी। क्या मिलती थी? उल्टा मिलता था। प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो होता था तो क्या बन जाता है? लीवो। लीवो होता था तो क्या बन जाता है? तो ये प्रूफ है कि वो हमेशा पीछे से अटैक करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आगे से टकराता नहीं होगा, टकराता होगा पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिपल्शन की वजह से इतनी एनर्जी नहीं देता। तो तुम्हें ये प्रूफ मिल गया कि इफेक्टिव कोलिजन में ना सिर्फ प्रॉपर एनर्जी, but there should be a proper orientation as well. There should be a proper orientation. हाँ, न्यूक्लियोफाइल तो CL नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक नहीं करते। वो अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल सोचे क्यों, उसका तो अलग ही मैकेनिज्म। अच्छा, तो लिखते हैं इसी के अंदर एक पॉइंट और ऐड करेंगे, हम बोलेंगे एक ही एग्जांपल है, मतलब जो तुम जानते हो वो एक ही रिएक्शन है, और हमारे पास रिएक्शन तो 10-12 होती हैं, पर हम जानते नहीं है तो मैं बताऊंगा। तो लिखें प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लीड टू फॉर्मेशन, whereas improper orientation of the molecules lead them to bond formation। मॉड्यूल पे लिख रहे सारे, है ना? Proper orientation of the molecule lead to bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, रिपीट। I am repeating. हाँ, लावण्य आ रही है बस। Proper orientation leads them to form bond formation, right? And improper orientation makes them simply bounce back. Make them simply सर bounce. ब्रेक हो वंश, हिमांशु, तुम्हें क्लियर आ रही है? Yes, clear. लावण्य, तुम्हारी नेटवर्क Yes, की sir. प्रॉब्लम है, ठीक है? आई गिव यू वीडियो। अच्छा, तो ये वाली बात समझ आई, बाउंस बैक करेंगे। अच्छा, तो अभी हमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर के साथ एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देना है, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? बस ऐड करते रहो, कोर्स बढ़ाते रहो। तो पॉइंट इज दिस, हम आगे किसी क्वेश्चन पे भी रुक सकते थे, पर हमने कुछ और चीजें जानी और उसकी वजह से कुछ और कांस्टेंट्स ऐड हुए। पहला हुआ था फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताता था कि वो कोलाइड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एनर्जी है पर कोलाइड नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है, सच था। दूसरा फैक्टर क्या है ऋतिक? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सही तरीके से कोलाइड कर, गलत तरीके से कोलाइड नहीं कर।
बस एक पी एक्स्ट्रा जोड़ा। वैसे तो ये आ गया पेपर में तो फ्री के मार्क्स है, ये तो तुम याद कर ही सकते हो, है ना। सर Z को क्या कहते हैं? कोलिजन फैक्टर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम लिखेंगे हियर P is the probability factor, here P is the probability factor it takes into account the fact that in molecules here P is the probability factor which takes into account that molecules collide with अरे प्रियांश था तो मैंने उसे रिमूव किया। So they collide with probability factor collide with proper orientation, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ पर? नहीं मेंटल नहीं, ठीक है। अच्छा, कोलिजन थ्योरी हैज इट्स ड्रॉबैक्स, लिखो कोलिजन थ्योरी हैज इट्स ड्रॉबैक्स। हाँ क्या आएगा? आर की शक्ति मानी आर टी यहाँ भी आएगा टी। अच्छा, collision theory has its drawbacks that it imagines molecules as hard spheres. Collision theory has its drawbacks that it imagines molecules as hard spheres and ignores their structural aspect. Hard spheres and ignores their structural aspects. ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये इसकी थ्योरी की ड्रॉबैक भी है। अभी तक जो हम सोच रहे थे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को एज अ हार्ड स्फीयर किया जा रहा है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है और टकराने पे ये एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मॉलिक्यूल्स आल्सो मतलब काइंड ऑफ लाइक वो उनके बॉन्ड्स बीच में छोटे बड़े होते हैं, दे विगल आल्सो। तो पॉइंट इज दिस, दे आर नॉट हार्ड स्फीयर्स, दे आल्सो कभी-कभी इनके बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस वगैरह, रेजोनेंस तो एक चीज होती है, वो तो अलग चीज है। तो पॉइंट इज दिस, इनके बॉन्ड्स एनर्जी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके बॉन्ड्स छोटे बड़े भी होते हैं, दे आल्सो शो वाइब्रेशन एंड मूव भी करते हैं। तो ये सब चीजें उसने हमने इस थ्योरी में नहीं सोची। हमने सिर्फ एक ही चीज सोची कि उनके पास जो एनर्जी है वो उनके मोशन से आ रही है एंड दे आर लाइक द बॉल्स। बट ऐसा नहीं है, उनके पास और भी तरह की एनर्जीज होती है, और भी तरह का मोशन होता है, इनकी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं जो इस थ्योरी में नहीं है। ये इस थ्योरी की एक ड्रॉबैक है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कौन सा डाउट है शुरुआत करते हैं तुम्हारे होमवर्क देखने से। मैंने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, उसमें मेरे टाइम थे 3। 20 में छोटे छोटे पार्ट्स को ही काउंट कर रहा हो तो पूरे क्वेश्चंस बोलो क्या डाउट है। सर क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट का ऑर्डर 17 नहीं, क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट का ऑर्डर बताओ। 15 17 19। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा?
1 के सेकेंड पार्ट का ऑर्डर 1 2 नहीं है, H2O1 और I-1, H2O1 है और I-1 है ना, तो ऑर्डर 1 2 ठीक है। और बोलो जरा 15 17 15 17 19 क्वेश्चन 3 में 3 मैंने कराया नहीं है। जी तो मतलब इजी नहीं है। अच्छा कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है, रिएक्शन लिखेंगे तो N2 plus H2 gives NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3, राइट। अच्छा इसके अंदर रेट अगर मैं लिखूंगा बस सिर्फ NH3 लेना, सिर्फ NH3 लेना। रुक जाओ, वैसे